वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बजट डेफिसिट्स के बारे में बात की थी और उसमें 3 डेफिसिट के बारे में हमने बताया। एक था आपका फिस्कल डेफिसिट और एक था आपका रेवेन्यू डेफिसिट और लास्ट था आपका प्राइमरी डेफिसिट। और उम्मीद करता हूँ ये तीनों डेफिसिट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि अब जो मैं कराने जा रहा हूँ वो इन डेफिसिट्स के इम्प्लीकेशंस को बताने जा रहा हूँ। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? इम्प्लीकेशंस होते हैं निहितार्थ। क्या मतलब होता है निहितार्थ का, क्या मतलब होता है इम्प्लीकेशंस का? देखो बच्चों, जब कोई घाटा, चाहे वो राजकोषीय घाटा हो, चाहे वो प्राथमिक घाटा हो या वो आपका राजस्व घाटा हो, इन घाटे के बाद सरकार जो भी निर्णय लेती है उस निर्णय के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर जो भी उस डिसीजन के प्रभाव पड़ते हैं वो कहलाते हैं इम्प्लीकेशंस, दैट काइंड ऑफ डेफिसिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। और फिस्कल डेफिसिट में होता क्या है, सरकार को ये पता लगता है कि अपने घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कितना अमाउंट लोन लेने की ज़रूरत है। अब सरकार जब लोन लेती है तो लोन लेने के बाद जो प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे वो फिस्कल डेफिसिट के या राजकोषीय घाटे के इम्प्लीकेशंस या निहितार्थ कहलाएंगे। तो बच्चों, जो लोन गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट इस लोन को 2 जगह से ले सकती है। या तो लेगी फॉरेन कंट्री से या लेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक से। तो अगर सेंट्रल बैंक से लेती है तो हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और अगर फॉरेन कंट्री से लेती है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये दोनों प्रभाव, ये दोनों इंप्लीकेशंस कहलाते हैं फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस। तो आओ वन बाय वन हम इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एग्जाम में एक केस स्टडी पर क्वेश्चन इस इंप्लीकेशन से जरूर बनता है। तो बहुत ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक समझें। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे के निहितार्थ या प्रभाव। अब फर्स्ट इम्प्लीकेशन के बारे में बात करते हैं हम। इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन यानी ये मुद्रास्फीति को उत्पन्न करता है। जब फिस्कल डेफिसिट होता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होती है मुद्रास्फीति, और ये फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्यों उत्पन्न होती है, इस बात को पूरे ध्यान से सुनिए। बच्चों, इन्फ्लेशन का मतलब यानी मुद्रास्फीति का मतलब होता है आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति होना, यानी राइज इन प्राइस। यानी बाजार में, अगर मैं सामान्य शब्दों की बात करूं तो बाजार में महंगाई की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। महंगाई की दर का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से ये इन्फ्लेशन कैसे और क्यों उत्पन्न हो जाता है, इस बात को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट मतलब लोन। सरकार ये बोरो करती है फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर सरकार इस लोन को सेंट्रल बैंक से बोरो करती है तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन देने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग को कहते हैं घाटे की वित्तीय व्यवस्था। घाटे की वित्तीय व्यवस्था डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसके बारे में पूरी डिटेल में मत जाओ, इसका मतलब समझ लो कि सेंट्रल बैंक जो डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है इसके अंतर्गत क्या करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल बैंक न्यू नोट्स प्रिंट करता है, यानी प्रिंटिंग न्यू नोट्स, नए नोटों को छापता है और अर्थव्यवस्था में नए नोटों का निर्गमन होगा। बच्चों, सरकार ने लोन मांगा, सरकार ने सेंट्रल बैंक से बोरो किया, सेंट्रल बैंक ने उस लोन को चुकाने के लिए नए नोटों को छापा। नए नोट छापने का एक प्रोसीजर होता है, वो टाइम टू टाइम हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर यह समझना है कि फिस्कल डेफिसिट की वजह से मनी क्रिएशन कैसे हुआ। बच्चों, आप खुद समझिए, आप जब आपकी इकोनॉमी के अंदर नया नोट प्रिंट होगा तो इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई मतलब मुद्रा पूर्ति। जब आपको मनी पढ़ाया जाएगा तो मनी सप्लाई के बारे में ही बताया जाएगा, पर मनी सप्लाई करेंसी का वो स्टॉक है जो आपकी इकोनॉमी में, आपके देश की जनता के पास मौजूद होता है। और सरकार, जब इकोनॉमी की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो अर्थव्यवस्था में
परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। आप ये देखिए इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होता है। लोन लेने की आवश्यकता हुई, उस लोन को सेंट्रल बैंक से लिया गया, सेंट्रल बैंक ने लोन देने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब नए नोटों को छापा। जब नया नोट मार्केट में प्रिंट हुआ तो मार्केट की मनी सप्लाई बढ़ गई। बढ़ी हुई मनी सप्लाई ने हमारी इकोनॉमी की परचेजिंग पावर को बढ़ा दिया। इंक्रीज परचेजिंग पावर, इंक्रीजेस परचेजिंग पावर। और जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो लास्ट में आप देख सकते हो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड हमारी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। और जब कभी भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी, वेन एवर मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई, इन दैट केस प्राइस विल हाई। जब कभी भी मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में कीमतें बढ़ने लग जाती हैं, और इन्हीं कीमतों के बढ़ने को महंगाई कहा जाता है या इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये सीधा सा एक हमने लिंक जोड़ दिया कि इन्फ्लेशन लोन से कैसे रिलेट करता है। इन्फ्लेशन मतलब मैं लिख भी दूं, बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं कि हम शुरू कहाँ से हुए थे। महंगाई, और हिंदी में इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। यहाँ लिख देता हूं मैं मुद्रास्फीति, बच्चे इसको नोट कर लेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। मुद्रास्फीति तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से आपके इकोनॉमी के अंदर मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। क्लियर है बच्चों? देखिए लोन लिया, सेंट्रल बैंक से लिया, सेंट्रल बैंक ने डेफिसिट फाइनेंसिंग की जिसकी वजह से नया नोट प्रिंट हुआ, एंड देन मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, इन कॉरस्पॉन्डिंगली परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और लास्ट में जो इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है एंड प्राइस विल हाई, प्राइस बढ़ जाएंगे, और प्राइस का यही बढ़ना कहलाता है महंगाई, जिसको हमने बहुत ही प्यारे शब्दों में कहा इन्फ्लेशन। दूसरा जो इम्प्लीकेशन है, दूसरा जो निहितार्थ है, दूसरा जो प्रभाव है फिस्कल डेफिसिट का, वो है विशियस सर्कल ऑफ बोरोइंग्स, यानी ऋण का एक दुष्चक्र। यानी सरकार जब उधार लेती है घाटे को पूरा करने के लिए, तो उधार लेने के बाद उस उधार पर सरकार को ब्याज का भुगतान भी करना होता है। और बच्चों बढ़ा हुआ ब्याज का भुगतान सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है, और बढ़ा हुआ टोटल एक्सपेंडिचर दोबारा से फिस्कल डेफिसिट को जन्म देता है। जब दोबारा फिस्कल डेफिसिट होता है तो सरकार को दोबारा उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरो करना पड़ता है। यानी सरकार एक बार अगर उधार के चक्र में फंस जाती है तो उस चक्र से बाहर निकलना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। उधार ब्याज पर चढ़ने की वजह से ये उधार का जो वॉल्यूम होता है, उधार का जो सर्किल होता है, ये बढ़ता चला जाता है। इस बार बार उधार की वजह से उधार का होना ये कहलाता है विशियस सर्कल ऑफ बोरोइंग्स। इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए सरकार ने बोरो किया, बोरो करने के बाद अब सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है। बढ़ा हुआ इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर को, हालांकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है यह आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाहिर सी बात है टोटल एक्सपेंडिचर का ही तो पार्ट है वो भी, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। उधार लिया, उधार की वजह से एक एक्स्ट्रा अमाउंट और पे करना पड़ता है जिसको कहते हैं ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट। बढ़ा हुआ इंटरेस्ट पेमेंट सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। जब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में दोबारा से सरकार को फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा, और इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार दोबारा से लोन लेती है। ये बोरो फिर हो गया, उसके बाद फिर इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये जो है चक्र बन जाता है, उधार में फंसने वाला चक्र, बोरोइंग्स चक्र कहते हैं। तो ये कहलाता है विशियस सर्कल ऑफ बोरोइंग्स, और ये फिस्कल डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। तीसरा जो इम्प्लीकेशन है, निहितार्थ है, वो है फिस्कल डेफिसिट का इंक्रीज इज फॉरेन डिपेंडेंस, यानी विदेशों पर निर्भरता का बढ़ना। बच्चों अगर सरकार इस लोन को पूरा करने के लिए सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए अगर विदेशों से लोन लेती है, तो जो देश, जो कंट्री, जो इकोनॉमी हमें लोन देगा वो जाहिर सी बात है हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मामलों में इंटरफेयर करेगा। तो इसकी वजह से विदेशियों का इंटरफेरेंस हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है, हस्तक्षेप बढ़ जाता है। यानी आप समझ सकते हो कि हमने
बोरो किया फ्रॉम हमने किसी देश से बोरो किया, उधार लिया। अब ये उधार देने के बाद इनका जो भी ट्रीटी गवर्नमेंट की होती है बोरोइंग्स पर, वो तो मानी जाएगी, लेकिन उधार देने के बाद कोई भी देश ये कह सकता है कि हमारे जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, हमारे बाजार हैं, उन बाज़ारों में अपने सामान को बेचने की बात रख सकता है जो अभी तक नहीं बेचा जा रहा था। अब वो देश कहता है कि हम आपको लोन देंगे, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आप अपने बाज़ारों में हमारे इस प्रोडक्ट को बेचने की परमिशन दो। अगर हम उस परमिशन को मना कर देते हैं कि हम आपको अपने बाज़ारों में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने की परमिशन नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें लोन नहीं मिलता है। और अगर लोन हम लेते हैं तो हमें वो परमिशन देनी होगी। उस परमिशन के बाद आप समझ सकते हो कि बाज़ार में जो विदेशों से हमारा प्रतियोगिता है, हमारे जो एक तरह से कंपटीशन है, वो बढ़ जाता है और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होती है और विदेशियों की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें और भी ज़्यादा नुकसान सहन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमें जब लोन लेना होता है किसी भी दूसरी कंट्री से, तो उसका इंटरफेयर हमारे पॉलिटिकल मैटर में, हमारे इकोनॉमिक मैटर में बढ़ जाता है। तो ये इसका एक दुष्प्रभाव है फिस्कल डेफिसिट का। मोर बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। अब सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए किसी भी दूसरी कंट्री से या आरबीआई से यानी सेंट्रल बैंक से लोन लिया। अब इस लोन को चुकाना है, इस लोन का भुगतान करना है। अब ये भुगतान जो किया जाएगा, जाहिर सी बात है भविष्य में किया जाएगा। अब भविष्य में जब इसका भुगतान किया जाता है तो उस वक्त की जो जनरेशन होती है उस पर इस लोन का बर्डन इम्पोज कर दिया जाता है, इस लोन का बर्डन उन पर थोप दिया जाता है। तो ये इसका एक बड़ा डिमेरिट है कि जो फ्यूचर जनरेशन होती है उस पर बर्डन बढ़ जाता है फिस्कल डेफिसिट का। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस थे जो आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट सिर्फ लोन तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव अर्थव्यवस्था में आगे तक जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।